हेलो दोस्त, मैं शारदा पीसीएस की दुनिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम लोग का जो करंट का अफेयर का सीरीज चल रहा था उसका ये आज अगला कड़ी है और उसमें आज कुछ महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको देखेंगे। उसके जितने भी इम्पोर्टेंट डायमेंशन होंगे उसको भी देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला मेरा क्वेश्चन है वो है ग्रामीण स्थानीय निकाय के लिए 15वां वित्त आयोग का अनुदान। मतलब जो 15वां फाइनेंस कमीशन था अब तो 16वां का गठन हो चुका है, तो वो 19 फरवरी 2024-25 को जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होते हैं उसके लिए उन्होंने वित्तीय सहायता और अनुदान दिया था। ये जो अनुदान होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है यूनाइटेड, एक होता है टाइड। टाइड नाम ही है टाइड, मतलब कुछ शर्तों पे कि आप इन पैसों का खर्चा पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंतर्गत इस विशिष्ट कार्यों के लिए करेंगे, जैसे स्वच्छता, जलापूर्ति। इसके लिए उन्होंने मुख्य रूप से 3 स्टेट को फोकस किया है, बिहार, हरियाणा और सिक्किम। तो हम लोग को ध्यान देना है बिहार, क्योंकि अगर आप 67th का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो पूछा हुआ है कि जो 15वां फाइनेंस कमीशन था उसने पंचायत को कितना अनुदान दिया है। तो उसका अब जो 2 किस्त था, एक पहला किस्त और सेकंड किस्त के लिए कुछ जो पैसा जारी किया है अनुदान, और फर्स्ट किस्त में जो बकाया था उसको। तो अगर पूछेगा सेकंड किस्त का तो वो है 821.80 करोड़, 821 करोड़ मान के याद रखिएगा, और सेकंड के लिए 42 करोड़, ये फर्स्ट किस्त का था। तो फिर से ध्यान दीजिएगा, जो अनुदान राशि था वित्त आयोग के द्वारा, कौन सा 15वां वित्त आयोग के द्वारा वो जारी किया गया है स्पेशली बिहार, हरियाणा और सिक्किम के लिए। बट बिहार के लिए हम लोग को देखना है कि कितना अनुदान जारी किया गया है। तो ये है सेकंड किस्त के लिए 821 करोड़ और फर्स्ट किस्त का जो बकाया था उसके लिए 42 करोड़। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा फाइनेंस कमीशन की क्या संवैधानिक स्थिति है और उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है, तो वो हम थोड़ा सा देख लेंगे। साथ ही जो 16वां फाइनेंस कमीशन है उसके अध्यक्ष कौन है, सदस्य कौन है। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। 67th में पूछा है कि 15वां जो फाइनेंस कमीशन है, जो पहले एग्जाम हुआ था री वाला नहीं, कि कितना कौन सदस्य हैं, और जो री एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कितना अनुदान दिया गया है। तो फाइनेंस कमीशन जो होता है उसका गठन आर्टिकल 280 के तहत होता है। जैसे ही 280 के तहत होगा मतलब यह एक संवैधानिक संस्था है। तो स्टेटमेंट बेस पूछ सकता है कि जो फाइनेंस कमीशन है क्या वह संवैधानिक संस्था है, तो हाँ है। क्या उसका जो गठन होता है किस आर्टिकल के तहत, 280 के तहत। कौन करता है, राष्ट्रपति। यह एक अस्थायी निकाय है तो नहीं, यह हर 5 साल के लिए गठित होता है जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है। अभी कैमा फाइनेंस कमीशन है 16वां। तो स्टेटमेंट बेस्ड में कई बार दे देता है कि पहले फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो वो केसी नियोगी थे। 15वें के कौन थे, NK सिंह थे। 16वें का हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, अध्यक्ष और सदस्य। जो ये वित्त आयोग होता है उसका अगर आप संगठन देखेंगे तो उसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होता है। अगर देखिए तो पॉलिटी में इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कि वित्त आयोग का संगठन के बारे में, क्या यह संवैधानिक निकाय है, इसके 16वें के अध्यक्ष कौन है, 16वें के सदस्य इनमें से कौन है या इनमें से कौन नहीं है। तो अध्यक्ष जो है वो अरविंद पनगड़िया है, और यह 4 सदस्यीय संगठन होता है, यानी टोटल 5 सदस्य होते हैं जिसमें एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं। तो 16वें के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी हैं, और जो 4 सदस्य हैं उसमें अजय नारायण झा हैं पहले, दूसरे हैं एनी मेहतो, तीसरे जो है मनोज पांडा, और चौथे हैं सौम्या कांति घोष। तो इस नाम को एकदम जहन में बिठा लीजिए, अजय कुमार झा, एनी जॉर्ज, मनोज पांडा, सौम्या कांति घोष। इससे आपको एक क्वेश्चन रहना है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट 2025।
सबसे पहले तो इसमें यही पूछ सकता है कि इसको जारी कौन करता है, तो इसको जारी करता है आपका वर्ल्ड बैंक। इसमें कितने देशों की कुल जो इसमें इसका रिपोर्ट जारी किया गया है 139 में। तो इसमें अब हम लोग को देखना है कि शीर्ष कौन है, अंतिम कौन है और भारत का क्या स्थान है। साथ ही भारत लॉजिस्टिक को प्रमोट करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पे क्या इनिशिएटिव लिया है। तो चलिए, पहला जो हमने देखा कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक। सेकंड, कितने देश इसमें भागीदार थे, 139 देश का रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें शीर्ष पे कौन है, सिंगापुर। कौन है शीर्ष पे, सिंगापुर। अंतिम स्थान किसका है, लीबिया का। भारत का कैमा स्थान है, ओवरऑल 38वां। यानी कि पिछले साल जो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया था उससे भारत बेहतर कंडीशन में है। इस बार का शीर्षक क्या था, कनेक्टिंग टू कम्पीट। क्या शीर्षक था, कनेक्टिंग टू कम्पीट। अब देखिए लॉजिस्टिक क्या होता है। एक्चुअली आप देखिएगा तो हमारे यहाँ जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा था, इससे कई प्रकार की समस्याएं आती थी। तो इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने जो है एक इनिशिएटिव था, पीएम गति राष्ट्रीय मास्टर प्लान शुरू किया था और इसी का नतीजा है कि हम लोग लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में बेहतर कंडीशन में आते जा रहे हैं। तो इसके लिए जो सरकार ने स्टेप लिया था, पहला था प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान। ये कब शुरू किया गया था, वर्ष 2021 में। अब अगर 69 का मेंस का क्वेश्चन देखिएगा तो यही क्वेश्चन पूछा है कि प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान का क्या उद्देश्य था, इसके क्या लाभ होंगे। तो ये थोड़ा थोड़ा अगर आप ध्यान देंगे तो मेंस के लिए भी आपका रास्ता आसान होते जाएगा। इसको कब शुरू किया गया, वर्ष 2021 में। इसका क्या उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था कि जितने भी परिवहन परियोजना है उसके मध्य में समन्वय स्थापित करना। भारत की एक समस्या रही है कि कोई एक कार्य है उसको विभिन्न मंत्रालय और विभाग के द्वारा किया जाता है, बट वहाँ प्रॉब्लम क्या होता है, उनके मध्य समन्वय नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखते होंगे आपके गांव में कोई बिजली तार बिछाता है, ठीक है, बाद में आएगा फिर रोड बनाने या फिर नाला बनाने। तो भाई पहले नाला बना दो फिर बिजली का वो करो, यानी दो डिपार्टमेंट के बीच में सहयोग और समन्वय नहीं होता है। तो ये एक चुनौती है। तो इसलिए ये किया गया कि जितने भी परिवहन परियोजना है उनके बीच में सहयोग और समन्वय हो, ताकि अगर एक कार्य कर लिया जाए और उसके बाद वो होने वाला कार्य हो तो फिर वैसा हो। इसके टोटल कितने इंजन थे, 7 इंजन थे। इसका लक्ष्य क्या था, ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाना, दूसरा ईज ऑफ बिजनेस को। ऑब्वियसली जब तक रोजगार बिजनेस नहीं बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। छात्रों के कार्यों को सुलभ करना, एक्सप्रेस वे को बढ़ाना और नेशनल हाईवे का विस्तार करना। साथ ही एक नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी भी आया था सितंबर 2022 में। तो हो सकता है सीधा यही पूछ दे, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक जो पॉलिसी थी कब आया। जैसे आप देखेंगे पूछ देता है औद्योगिक नीति कब आया, तो इस तरह से ये पूछ सकता है। तो इसका उद्देश्य भी वही था कि जो अंतिम मील डिलीवरी होता है उसमें जो चुनौतियां आती हैं उसका समाधान करना, लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार करना, क्योंकि हमारे यहाँ जो लॉजिस्टिक है उतने बेहतर नहीं है, तो वहाँ बहुत तरह की चुनौतियाँ आती हैं। एकदम कोई पुराना इंजन परिवहन गड्ढा है सड़क पे तो उसका मतलब उसको मेंटेनेंस करने वाला कोई नहीं है, इस तरह की चुनौतियाँ हैं। चलिए ज़्यादा नहीं जाएंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल। अब इसमें देखिए इसको शुरू कब किया गया, 27 फरवरी 2025 को। इसका उद्घाटन कौन किया, जब ही बंदरगाह आएगा तो बंदरगाह जहाज रानी बहुत लंबा मंत्रालय है, तो उनके जो मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है कि भारत के जो प्रमुख बंदरगाह है उसके परिचालन को मानकीकृत करना, उसको विश्व स्तरीय बनाना। और इस पहल के तहत एक नया इनिशिएटिव लिया गया जिसका नाम है सागर आंकलन। नाम क्या है, सागर आंकलन, मतलब सागर का आंकलन करेंगे। जैसे ऊपर हम लोगों ने पढ़ा लॉजिस्टिक, वैसे ही बंदरगाह भी तो एक लॉजिस्टिक है, तो उसका आंकलन किया जाएगा। उसके लिए एक इंडेक्स जारी किया जाएगा, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स।
लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन सा जारी किया जाएगा? लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये किस पहल के तहत शुरू किया गया है? एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल के तहत। उसका नाम क्या है? लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसका जो है नाम क्या है? सागर आकलन। तो यही पूछ देगा सागर आकलन किस चीज के लिए शुरू किया गया है? पहला। दूसरा दे देगा इसको किस पहल के तहत शुरू किया गया है, और तीसरा इसमें बन जाएगा ये जो पहल शुरू किया गया है ये इंडेक्स, उसका क्या उद्देश्य है। तो उसका जो उद्देश्य है वो है बंदरगाह के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना, बंदरगाह का जो वैश्विक मानक है उसके अनुरूप ढालना, ताकि हमारा जो वैश्विक शाख है उसमें वृद्धि हो सके। तो ये हमारा था वन नेशन वन बंदरगाह पहल। तो हमने इसमें क्या देखा? ये कब शुरू किया गया? 27 फरवरी 2025 को। आप देखेंगे यूपी के एग्जाम में जो 24 में हुआ था उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे थे कि कब शुरू किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया? सर्बानंद सोनोवाल जी ने। इसका उद्देश्य क्या है? जो बंदरगाह है हमारे प्रमुख उनका मानकीकरण करना, और इसके लिए इसके अंतर्गत एक पहल शुरू किया गया, उसका क्या नाम है? सागर आकलन। और सागर आकलन के तहत क्या किया जाएगा? नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा, साथ ही बंदरगाह का वैश्विक मानक मानदंड के अनुरूप उसको विकसित किया जाएगा। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। इसका शिलान्यास किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। कब हुआ? 25 दिसंबर 2025 को। केन और बेतवा, इसका उद्देश्य क्या है? सिंचाई सुविधा का विस्तार करना, पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना, ऊर्जा पनडुब्बी जो पनबिजली होता है उसको उत्पन्न करना, साथ ही जैसे हम लोग बिहार में पढ़ते हैं नीचे मछली ऊपर बिजली, तो उसी के तहत सौर ऊर्जा का भी उत्पादन इस योजना के तहत किया जाएगा। इससे जो लाभान्वित राज्य होंगे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। आप लोग बताइए कि बेतवा किसकी सहायक नदी है। चलिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसको पहली बार जारी किया गया है, और ये जारी किसके द्वारा किया गया है? ये जो जारी किया गया है वो है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। ये किसके द्वारा जारी किया गया है? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। तो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें यही बनेगा कि पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट किसने जारी किया गया है, किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। तो हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यह विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन उतना चर्चा में नहीं था और इसने पहली बार पशु को लेकर चिंता व्यक्त की है। तो ये हो सकता है यही पूछ दे कि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का गठन कब किया गया? 1924 में। इसका जो है पहले जो नाम था ऑफिस एपीयूटीज नाम था, और 2003 में इसका नाम WAH किया गया, यानी विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। मेन इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय पेरिस में है। तो हम लोग को बस दो चीज याद रखना है कि पशु स्थिति रिपोर्ट पहली बार किसके द्वारा जारी किया गया? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। और इसने कुछ जो रोग है उसके बारे में चिंता व्यक्त की है, तो उस रोग को हम लोग को देख लेना थोड़ा जरूरी होता है। जो पशु रोग है, तो हो सकता है कि जो जनरल साइंस होता है उसमें आपको रोग दे दे और मिलान करने के लिए दे दे। इसी तरह हम लोग को करंट और स्टैटिक को जब साथ पढ़ते हैं तो हमारा रिवीजन भी होता है और हमारा करंट उतना बोझिल नहीं होता है। तो ये पशु जो रोग था उसने पहला चिंता व्यक्त की है अफ्रीकी स्वाइन फीवर। इसमें ये वायरस से होता है, और ये वायरस कौन सा होता है? डबल स्टैंडर्ड DNA। उसके बाद दूसरा जो इसने दिया खुरपक्का मुपक्का, ये वायरस से होता है। इसमें जो दुधारू मवेशी होते हैं उनके मुंह और उनका जो खुर होता है ना, वो पूरा लहूलुहान हो जाता है। मेडकॉ ये प्राइन्स से होता है। ये पता नहीं, मुझे फिर हमेशा की तरह लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेडकॉ, यानी इसमें मवेशी का ये ब्रेन को इफेक्ट करता है। ये जो होता है, और गाय मतलब नाम ही है मेडकॉ, मतलब कॉ पागल हो जाता है, तो ये ब्रेन को इफेक्ट करता है। ये प्रायन से होता है और ये डिफेक्टिव प्रोटीन है, तो ये याद रखिएगा। और इसमें दूसरे जो चिंता व्यक्त की गई है कि पशु को एंटीबायोटिक से बहुत प्रॉब्लम होता है। जैसे आप देखते होंगे कि जो डिक्लोफिनैक था वो जैसे आदमी खाता है और पशु को देते थे डिक्लोफिनैक,
और वो गिद्ध खाता था तो उसका किडनी फेल हो गया था, वो जो अंडा देता था उसका जो कवच होते थे वो बहुत वीक हो गया था और उसकी संख्या में अचानक से कमी आने लगी थी। तो इसमें ये भी एक क्वेश्चन कई बार पूछा है, गिद्ध की संख्या में कमी क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग जो है पशु को डिक्लोफिनाक देते हैं, जो एक दर्द निवारक एक गोली है, वो खाता है, उसको फेंकते हैं। एक्चुअली गिद्ध उसको खाता है और गिद्ध जब उसको खाता है तो उसका किडनी फेल हो जाता है, साथ ही जो अंडा देता है तो उसके जो कवच होते हैं वो इतने वीक होते हैं कि ऐसे ही टूट जाते हैं। दूसरा जो इस पे कहा गया है क्लाइमेट चेंज। भाई साहब, क्लाइमेट चेंज हर जगह आ जाता है, तो इससे क्या हुआ है कि जो उसका नेचुरल आवास है वो कम हो गया है और भोजन जो है वो भी उनका हो गया है। साथ ही जो वैश्विक व्यापार होता है पशुओं का, उससे भी इनको ज़्यादा खतरा हो गया है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है ट्रैकोमा मुक्त भारत। भारत को किन बीमारी से मुक्त कर दिया गया है 2024 में, और ये किसके द्वारा किया गया है? WHO के द्वारा। और ट्रैकोमा क्या होता है? ये आँख में एक बीमारी होती है और यह बैक्टीरिया से होता है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? ट्रैकोमैटिस। क्या नाम होता है? ट्रैकोमैटिस। और इससे समस्या क्या होती है? आँख जो है आजीवन के लिए अपना रोशनी खो देता है। ये इसका वेक्टर कौन होता है? तो मक्खियों का माध्यम होता है। तो हमने क्या देखा, WHO ने किसको मुक्त कर दिया है भारत से? ट्रैकोमा को। ट्रैकोमा कहाँ होता है बीमारी? आँख में होता है। ये कैसा बीमारी है? बैक्टीरियल है, वायरस है या फंजाई से होता है? तो ये बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? ट्रैकोमैटिस। तो आपको देखने को मिल सकता है एग्जामिनेशन हॉल में कि ये ना पूछे कि भारत ने किस रोग को मुक्त किया है, यही पूछ दे ट्रैकोमा किस बैक्टीरिया से होता है। तो ये इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। और इसका जो वेक्टर है वो कौन सा है? ये मक्खी से, मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है, उसके आँख पे बैठा और आपके आँख पे जाके बैठ गया तो आपको भी हो जाता। खैर, आप चिंता नहीं करना है। अब देखिए इसमें अभी तक भारत जो है भारत को स्वतंत्रता के पश्चात किन वायरल और बैक्टीरियल डिजीज से मुक्ति घोषित कर दिया गया है WHO के द्वारा। तो वो सबसे पहले था स्मॉल पॉक्स, जो 1977 में ही घोषित कर दिया गया था। दूसरा था गिनी वॉर्म, जो 2000 में किया गया था। तीसरा था पोलियो, जो 27 मार्च को किया गया था 2014 में। चौथा है याज क्या है? 2016 में। यह एक बैक्टीरियल बीमारी है, जबकि अभी जितना हमने देखा वो सब जो है वायरस से है। स्मॉल पॉक्स भी वायरस से होता है, पोलियो भी पेप्लुमा वायरस से होता है, और ये जो होता है दूषित जल वायु, उससे पोलियो हो जाता था। उसमें पैर में जो है वो पैरालिसिस जैसा हो जाता था। अब अगला जो है बैक्टीरियल जो बीमारी है याज, जिससे 2016 में मुक्ति दिला दिया गया है। और यह याज किस बैक्टीरिया से होता है? ट्रिप्नोनेमा पैलिडियम पर्टेनु। किससे होता है? ट्रिप्नोनेमा पैलिडियम पर्टेनु से क्या होता है? याज। ठीक है, ये ट्रैकोमा से अब हम लोग मुक्ति पा लिए हैं 2024 में। यानी टोटल हमने 1 2 3 4 5 बीमारी से 2024 यानी 1947 से 2024 तक हमने 5 बैक्टीरियल और वायरल बीमारी से मुक्ति पा लिया है, जिसमें 3 वायरल है, 2 बैक्टीरियल है। ठीक है। धरती आबा जन भागीदारी अभियान ये कब शुरू किया गया? 15 जून 2025 को। इसका क्या उद्देश्य है? जो PVGT ग्रुप होते हैं उनका सशक्तिकरण। नाम ही है क्या? जन भागीदारी। और इसके तहत जो हमारा 31 यानी यूटीज और 27 राज्य और 8 यूटीज है, वहाँ पे जो PVGT ग्रुप हैं उसको सशक्त करना। जितने भी सरकार की योजना चलाई जाती हैं वहाँ तक उनको लाभ पहुँचाना, ताकि उनका सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण हो सके। तो ये अब देखिए, कई बार ये पूछ देता है जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? ये मुंडा जी के जन्मदिन पे मनाया जाता है। कब? 15 नवंबर को। जनजातीय गौरव वर्ष अभी है, ये एक्चुअली चलेगा 15 नवंबर 2014 से शुरू किया गया है 14-15 में, और ये 25 में खत्म होगा। तो थोड़ा सा देखिएगा, आप 69 में क्वेश्चन पूछा है कि जनजाति, अगर किसी भी जाति को अगर हम जनजाति के ग्रुप में देते हैं तो उसके लिए क्या मानक होना चाहिए? तो हो सकता है पूछ दे जो PVGT है उसके लिए क्या मानक मापदंड हो
ताकि हम उसको PVTG मानेंगे। तो उसमें होता है कि उनमें आदिम लक्षण हो, जैसे आप अंडमान निकोबार में देखेंगे सेंटलीज लोग अभी भी उनमें कपड़ा जो है बस उसका पहनना, पत्ता का पहनना। दूसरा भौगोलिक अलगाव हो, जो आपने सुना होगा कि अमेरिकी एक यात्री गए थे और उनको सेंटलीज था या जारवा ने मार दिया, क्योंकि वो अभी भी जो मुख्य धारा है समाज की उससे बिलग रहते हैं। लिखित भाषा का अभाव होता है, आर्थिक पिछड़ापन होता है। पांचवा है कि साक्षरता बहुत ही निम्न स्तर पे होता है और उनकी जनसंख्या बहुत कम होती है। और कृषि जो होता है वो जो पहले हम लोग करते थे, कृषि बीज फेंक दिए, कृषि हो गया, तो उस तरह की उनकी कृषि व्यवस्था भी होती है। तो ये सारे चीज़ पे अगर आपको पूछे तो ध्यान से सब पे टिक मार दीजिएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन होता है उसमें मैक्सिमम में ऑल ऑफ द एबव ही होता है। हम लोग देख लेते हैं बिहार में टोटल जो PVGT है वो 75 है, जिसमें सबसे अधिक उड़ीसा में है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में है। बिहार में 5 जो है वो PVGT है, यानी कि विशिष्ट आदिम जनजाति इनको कहा जाता है। असुर है पहला, दूसरा बिरहोर है, तीसरा बिजरिया है, चौथा हिलखड़िया है, पांचवा पहाड़ी PVGT है। तो टोटल बिहार में कितने हैं? 5। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, हो सकता है पूछ दे बिहार में कौन से PVGT नहीं पाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्त। उम्मीद करते हैं मेरा ये सीरीज़ आप लोग को बहुत अच्छा लगता होगा। प्लीज़ अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें। और हाँ, अगर मेरा आपको ये PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम अपना टेलीग्राम लिंक दे देंगे, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।